से गलियारे में एक जोरदार तमाचा गूंजा। रोहिणी ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम तो एक बिना माँ की। एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे उसके शब्द अधूरे ही रह गए। अन्ना की आंखों में ठंडापन था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रोहिणी के लगा कि उसकी पूरी ही शक्ति खत्म हो गई हो। रोहिणी गुस्से से हाँफ रही थी। उसकी नज़र पास पड़ी लोहे की छड़ पर गई, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, लोहे की छड़ अप्रत्याशित रूप से अन्ना के हाथ में जा पहुंची। रोहिणी तुरंत जम गई। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे जैसे लोगों को क्या कहा जाता है? अन्ना का स्वर शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान एक खतरनाक धार की थी। एक दो मुंह वाली चालबाज। रोहिणी के गुस्से से दांत भींच गए। उसका हाथ दर्द से सुन्न हो गया था, लेकिन वह चाहती थी कि किसी तरह अन्ना को चोट पहुंचा सके। अन्ना हल्की सी मुस्कुराई और अपना पैर हल्का सा हिलाया। रोहिणी को लगा कि अब उसे राहत मिलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ पहले ही बुरी तरह से कुचले जा चुके थे। वह दर्द से चिल्ला पड़ी और गुस्से से अन्ना को घूरने लगी। भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना व्यवहार सही रखो, अन्ना ने सख्त लहजे में कहा। अन्यथा मैं यह गारंटी नहीं दे सकती तुम कितने दिन और जी पाओगी। रोहिणी की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी उठ गई और वह एक और शब्द नहीं बोल पाई। अन्ना ने लोहे की छड़ को जमीन पर गिरा दिया और पलट कर कहा, और एक बात, अगली बार मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश मत करना, वरना हो सकता है कि इस बार मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा जोर से मार दूं। उसकी मुस्कान के पीछे छुपी शक्ति किसी भी धमकी से ज़्यादा डरावनी थी। यह कैसे हो सकता है? रोहिणी का दिल अंदर ही अंदर चीख उठा। उसे आज तक किसी ने इस तरह नहीं हराया था। चाहे स्कूल हो या घर, उसे हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा गया था। लेकिन अब जब से अन्ना वापस आई थी, रोहिणी को ऐसा लगने लगा था कि वह एक ऐसा जोकर बन गई है जिसके साथ खेला जा सकता है। अन्ना, तुम मर क्यों नहीं गई? क्यों? अगर पहले ही उसने अन्ना पर वार कर दिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। रोहिणी गुस्से से जल रही थी। उसने पहले कभी किसी की इतनी बुरी तरह मौत नहीं चाही थी जितनी अब चाह रही थी। अन्ना ने उसकी आंखों में झांका। क्रोध, अपमान और घृणा से भरी हुई उसकी आंखें। फिर अन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो यह तुम्हारा असली रंग है ना? अचानक रोहिणी को लगा उसका गला कस रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबोच रही हो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। हवा में एक ठंडक घुल गई। तभी अन्ना ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। पास ही सांस से स्थिर लय उसके कानों तक पहुंची। उसने एक हल्का सा कदम पीछे लिया और पीछे मुड़कर देखा। एक युवक दीवार से टिका खड़ा था। उसकी निगाहें सीधे अन्ना पर थी। आरव, अन्ना का भाई। आरव की भौहें हल्की सी तनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पलटी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आरव की निगाहें उसके जाते हुए पैरों पर टिकी थी। फिर वह भी दूसरी दिशा में चला गया। रात के अंधेरे में एक तूफान छुपा हुआ था। यार्डली परिवार में तीनों युवा सदस्य, अन्ना, रोहिणी और आरव, अपने अपने विचारों में उलझे हुए थे। अपने कमरे में लौटते ही अन्ना ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। मुझे अपनी ताकत वापस चाहिए, उसने खुद से कहा। अभी उसका शरीर बहुत कमज़ोर था। इस हालत में वह अपनी असली क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकती थी। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी कमज़ोर और पतली काया को देखकर उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। मुझे खुद को फिर से मजबूत बनाना होगा। उसने सांसें ली और व्यायाम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने के सफ़र पर चल पड़ी थी। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं होने वाला था। मैं कल रात जब बाहर गई थी तो गलती से गिर गई और मेरा हाथ कैबिनेट से टकरा गया, रोहिणी ने शिकायती लहजे में कहा। यह कहते हुए उसने जानबूझकर अन्ना की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था और नफरत झलक रही थी। अरविंद की नजरें तुरंत अन्ना पर टिक गई।
क्या इसकी चोट से तुम्हारा कोई लेना देना है? अन्ना जो सीढ़ियों से उतर गई थी उसने ये सवाल सुन लिया। उसकी नज़र रोहिणी पर गई। फिर उसने सीधे पूछा, मुझे बताओ, क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? रोहिणी ने होठ दबाए। कल रात अन्ना द्वारा कहे गए शब्द याद आए। बहुत मुश्किल से उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। इसका अन्ना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके लहजे में शिकायत और डर झलक रहा था। वसुंधरा ने अन्ना को घूरा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी प्यारी बेटी की ये हालत अन्ना की वजह से हुई है। अरविंद के यहाँ से चले जाने के बाद वह इस छोटी सी मुसीबत से खुद निपटेगी। रोहिणी की बातें सुनकर अरविंद ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपना सामान पैक किया। वसुंधरा, रोहिणी और आरव को कुछ हिदायतें दी और फिर हवेली से चले गए। इस पूरे घटनाक्रम में केवल अन्ना चुप रही। आखिरकार भले ही अरविंद ने उसे अपनापन नहीं दिया, लेकिन वो वही थी जिसने उसे नज़रअंदाज किया दिया और यार्डली मैंसन की संपत्ति पर अपना हक कायम रखा। आज सिर्फ अरविंद के जाने का दिन नहीं था, बल्कि पोलारिस अकादमी में नए साल की शुरुआत भी थी। नया दिन, नई शुरुआत। गाड़ी में बैठे ही रोहिणी ने आदेश दिया, चलो जल्दी ड्राइव करो। लेकिन मिस अन्ना अभी ड्राइवर बोलते हुए हिचकिचाया। तुम्हें उसका इंतज़ार क्यों करना है? मैंने कहा चलो, रोहिणी ने चिढ़ते हुए कहा। जी मिस यार्डली। ड्राइवर नया था, उसे यार्डली परिवार के रिश्ते की गहराई का ज़्यादा अंदाजा नहीं था। पहले यह कार लगभग रोहिणी की निजी सवारी बन चुकी थी। जब अन्ना हवेली के मुख्य द्वार से बाहर आई तो उसने दूर जाते हुए कार की टेल लाइट्स को फीका होते हुए देखा। हॉर्न! अचानक उसके कानों में हॉर्न की आवाज़ गूंजी। एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। आरव! अन्ना ने ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति को देखा और बेपरवाही से अभिवादन किया। ड्राइवर की सीट पर बैठा युवक कोई और नहीं बल्कि उसका भाई आरव था। तुम बदल गई हो। आज आरव ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, जो उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। उसके चेहरे पर एक अनकहा सा आकर्षण था। उसकी नज़र अन्ना पर गई। उसके चेहरे पर छा गई। अन्ना ने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन उसने स्कर्ट के बजाय पैंट चुना था। ऊपर सादी सफ़ेद शर्ट और बाल जो पहले लंबे थे अब छोटे हो चुके थे, कंधों तक। पहली नज़र में यह पहचानना मुश्किल हो गया था कि वह लड़का है या लड़की। वह अब बागी लग रही थी। अन्ना ने अभिवादन से आरव से थोड़ा असहज हुआ, जैसे उसे यह अंदाज़ा पसंद नहीं आया। क्या तुम अंदर आ रही हो? उसने ठंडी आवाज़ में पूछा। अन्ना अपनी कार की चाबी से खेल रही थी। उसके पास अपनी खुद की कार थी, जो उसके दादाजी ने 16वें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। लेकिन पहले की अन्ना को गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसलिए वह बस गैराज में ही धूल खा रही थी। वह खुद ड्राइव करने वाली थी, लेकिन जब मुफ्त में सवारी मिल रही हो तो उसने उसे ठुकराना सही नहीं समझा। बिना कुछ कहे उसने कार का दरवाज़ा खोला और यात्री सीट पर बैठ गई। आरव ने एक नज़र अन्ना पर डाली, फिर पैडल दबाया और कार स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की थी। अन्ना ज़्यादा बातूनी नहीं थी और जब बात करनी होती तो वह सीधे मुद्दे पर आ जाती थी। तुम बदल गई हो, आरव ने अचानक कहा। अन्ना की आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा। कार अचानक झटके से रुकी। अन्ना अगर कोई सामान्य लड़की होती तो वह आगे गिर जाती, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर रही। तुम वह नहीं हो। आरव ने गहराई से उसे देखा। 15 साल के उस लड़के की आंखों में अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी ठंडक जो उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी लगती थी। अन्ना ने हल्का सिर झुकाया और आरव की हल्की मुस्कान देखी। आरव ने अपने और अन्ना के बचपन की याद कर कहा, जब हम छोटे थे तुम हमेशा संतरे के लॉलीपॉप के लिए मेरे पीछे भागती थी। आरव की आंखों की शक्ति धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था वह अपनी बहन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अन्ना ने दूर देखा। कोई हमेशा कमज़ोर नहीं रह सकता, बस उसे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आरव ने अन्ना को देखा और उसके ठीक बगल में बैठी थी। बहन ना थी, फिर भी वैसी नहीं लग रही थी। उसने गहरी सोच में डूबते हुए अन्ना के शब्दों को तोला।
क्या ये सच में वही घटनाएं थी जिन्होंने उसे बदल दिया था? अन्ना मुस्कुराई और आरव की तरफ देखा। क्या तुम एक ऐसी बहन चाहते हो जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए काफी मजबूत हो, या फिर एक ऐसी बहन जो इतनी कमजोर हो कि कोई भी उसे रोन सके? उसकी नजरें स्थिर थी, आरव की आंखों में झांकती हुई। आरव कुछ देर के लिए चुप रहा। अन्ना जानती थी कि उसका परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन अपने करीबी लोगों को उसके लिए तैयार करना बेहतर था, बजाय इसके कि वे अंदाजा लगाते रहे। आखिर जब से उसने यार्डली मैंसन में या अन्ना यार्डली के शरीर को अपनाया था, वह अब वही थी, और उसे इस जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करना होगा। आरव ने वॉइस कोडी, कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर घुमाया, एक्सीलेटर दबाया और कार फिर से आगे बढ़ गई। देखते हैं कि तुम यह कर सकती हो या नहीं, आरव ने शांत लहजे में कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार की झलक थी। अन्ना यार्डली के होठों पर हल्की मुस्कान थी, रहस्यमयी और ठहरी हुई। यह आरव के साथ गाड़ी में बैठी थी। उसने रायगढ़ अकादमी के गेट तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गेट के बाहर कई लग्जरी कारें कतार में खड़ी थी। महंगी गाड़ियों की एक झलक ही उसके मेक और मॉडल को पहचानने के लिए काफ़ी थी। अन्ना जैसे ही कार से उतरी, आरव ने उसे एक नज़र तक नहीं डाली। उसने अपने बैग को कंधे पर टांगा और सीधे अकादमी गेट की तरफ बढ़ गया। अन्ना को यह अजीब नहीं लगा। बचपन से ही आरव के साथ उसका रिश्ता कभी सहज नहीं रहा। आज उसने खुद उसे स्कूल लाने की पेशकश की। यह ठीक वैसे ही था जैसे सूरज पश्चिम से उदय हो गया हो। वह कुछ क्षण वही खड़ी रही, अपनी आंखों से विशाल और भव्य रायगढ़ अकादमी के प्रवेश द्वार को देखती रही। यह वही अकादमी थी जहाँ देश के अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने अपना बैग कंधों पर टांगा और अकादमी के गेट के अंदर कदम रखा। रायगढ़ अकादमी में प्रवेश। सुबह की क्लास शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। ज़्यादातर छात्र अपने अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे। अन्ना जब भीड़ से होकर गुजरी तो कई लोगों की नज़रें उसकी तरफ मुड़ी। उसका आकर्षक स्वाभाविक था, लेकिन वह हमेशा सिर झुकाकर चलती थी, जिससे उसकी खूबसूरती को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। आज उसने सफ़ेद शर्ट पहनी थी, जिसके कॉलर पर एक काले रंग की धनुष टाई लग गई थी। उसकी तिरछी उलझी हुई बैग और उसके माथे पर गिर रही थी। उसके कंधों तक बाल एक विद्रोहीपन की कहानी कह रहे थे। वह किसी रहस्यमयी कॉमिक बुक कैरेक्टर जैसी लग रही थी, संयमित, शांत और बिल्कुल अलग। उसके अंदर एक सैनिक जैसी सख्त चाल थी, जिसने उसके मूल स्त्रीत्व को पूरी तरह से ढक दिया था। पास से गुजर रही लड़कियां उसे देखकर फुसफुसाने लगी। क्या ये कोई नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कक्षा F की अन्ना यार्डली जैसी दिख रही है। अब जब तुमने कहा तो सच है, वह अन्ना जैसी दिख रही है। लड़के और लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगी। क्लास F, अपमान और चुनौतियाँ। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली थी, अन्ना ने क्लास F में प्रवेश किया। रायगढ़ अकेडमी में हर ग्रेड की छात्रों की शैक्षणिक क्षमता और पारिवारिक स्थिति के आधार पर विभक्ति की गई थी। क्लास S सबसे प्रतिष्ठित परिवारों के सबसे होनहार छात्र। क्लास A उच्च वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र। उसके बाद बाकी क्लास इसी क्रम से नीचे जाती है। लेकिन क्लास ऑफ एक अब बात थी। यह वह जगह थी जहाँ अकादमी के सबसे गैर जिम्मेदार, अनुशासनहीन और खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों को रखा जाता था। कुछ को उनके परिवार के नामों के कारण यहाँ एडमिशन मिल गया था, लेकिन उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्हें कोई और क्लास लेने को तैयार नहीं था। अन्ना यार्डली भी इसी कक्षा में थी। जैसे ही वह क्लास पहुंची, पहले हंसी मजाक में लगे छात्र एकदम चुप हो गए। ये कौन है? कोई नई स्टूडेंट? अन्ना स्थिर कदमों से अपनी सीट की ओर बढ़ी और शांति से बैठ गई। एक पल में ही पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या ये सच में अन्ना है? अरे, मुझे लगा कि ये कोई और नया लड़का है, एक लड़की ने अन्ना की ओर देखते हुए कहा। अपने पीछे बैठे लड़के से पूछा, अरे तुम लोगों ने उस अफवाह के बारे में सुना? पीछे बैठे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है, लेकिन यकीन नहीं होता कि वो अभी भी स्कूल आने की हिम्मत करती है।
शायद उसे लगता है कि उसने कोई सम्मान नहीं खोया। उसे देखकर लग रहा है कि इसमें हिम्मत कूट कूट कर भरी है। अन्ना ने सब कुछ सुन लिया। उसकी हल्की सी बोई सिकुड़ गई। फिर से वही अफवाहें। रोहिणी। उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यह सब रोहिणी कह किया रहा था। हर बार जब रोहिणी स्कूल आती वह अन्ना के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें फैला देती थी। अभी वह यही कर रही थी। तभी दरवाजे पर वंदना की आवाज़ गूंजी। एक महिला जिसने एक सख्त पेशेवर सूट पहना था क्लासरूम में दाखिल हुई। बच्चों। क्लास एफ के स्टूडेंट ने उसकी ओर देखा, फिर अपनी जगह पर बैठ गए जैसे उनकी कोई दिलचस्पी न हो। टीचर पोडियम पर आई। उसने जल्दी से बच्चों को गिनती की। उसकी नज़र आखिर में अन्ना पर ठहर गई। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया, फिर कहा, अन्ना। जैसे ही ये 3 शब्द निकले पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। हा 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 हा। यहाँ तक कि वे छात्र भी हंसने लगे जो आमतौर पर शांत रहते थे। केवल 2 लोग शांत थे, अन्ना और उसके बगल में बैठा एक आकर्षक युवक जो अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। अन्ना ने शिक्षिका की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, आत्मविश्वास से भरी। हाँ, शायद अन्ना के सख्त हाव ने माहौल बदल दिया। वे छात्र जो उसका मजाक उड़ाने वाले थे अचानक खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। टीचर को यह अजीब लगा। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वह सोच रही थी, आज ये लड़की इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई क्यों दिख रही है। क्या आजकल ये अफवाहें नहीं चल रही हैं कि वह, लेकिन मुझे क्लास को संभालना आज कैसे करूं। जल्द ही वंदना मैडम ने पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्र अपनी अपनी एक्टिविटी में लगे रहे, जैसे कि किसी ने किसी को परेशान न करने की मौन सहमति दे दी हो। ये माहौल ऐसा था जैसे क्लास में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। अन्ना ने एक निगाह डाली और याददाश्त के आधार पर क्लास के हर स्टूडेंट को पहचानने लगी। क्लास एफ में कुछ इन्फ्लुएंस फैमिली के बच्चे थे, जो वही कुछ ऐसे भी थे जो अपने टैलेंट की वजह से फेमस से थे। उसके ठीक बगल में लुकास बैठा था, जो अपने लैपटॉप में पूरी तरह से डूबा हुआ था। कहा जाता था कि उसके पेरेंट्स ज़ॉम्बी ग्रेंटन के हैकर अलायंस से जुड़े थे। वह खुद भी एक कंप्यूटर जीनियस था, बावजूद इसके कि उसकी शक्ल सूरत काफ़ी आकर्षक थी। वह हमेशा अनस्मार्टली स्ट्रेट रहता था, जैसे एक घर में रहने वाला बंदा जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। वह ज़्यादा बोलता नहीं था। क्लास में उसके एक दिन में 5 वाक्य भी सुनने को मिल जाए तो बड़ी बात होती। अचानक, डोंट स्टॉप मेक ट्रिप अप। ओए, ये क्या रोज़ रोज़ वही गाना गाने लग जाता है। एक लंबा लड़का खड़ा हुआ और उस गाने वाले लड़के पर किताब फेंक मारी। मुझे हर दिन एक ही गाना गाने में क्या दिक्कत है। वह लड़का उठ खड़ा हुआ और टेबल पर हाथ मार कर बोला। पलक झपकते ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते क्लास के स्टूडेंट 2 गुटों में बट गए और पूरी क्लास मिनी रेसलिंग एलिना में बदल गई। लड़कियां घबराकर चीखने लगी। गाने वाला लड़का रवि सुमर था। उसकी माँ एक फेमस एक्टर थी। उसका परिवार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था। झगड़ा शुरू करने वाला लड़का था सोनू, जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन का बेटा था। लंबा गठीला शरीर और हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ में हमेशा भरोसा करने वाला था। उसके लिए छोटी मोटी बहसें भी मुक्कों में बदल जाती थी। अन्ना आगे बोली, आप पढ़ाना जारी रखें मैम। अन्ना के अचानक बोले गए शब्दों ने पूरे माहौल को जैसे फ्रीज कर दिया। वंदना जो अभी तक सहमी हुई थी चौंक गई। सच में क्या क्लास एफ स्टूडेंट अब टीचर की सुनने लगे थे। अन्ना को क्लास में सबसे कमज़ोर स्टूडेंट माना जाता था, लेकिन उसके 4 शब्द वंदना टीचर के अंदर कहीं खो चुकी थी। टीचिंग की आग फिर से जागा गई। ठीक है, मैं आगे पढ़ाती हूँ। वंदना ने जोश से पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लुकास, जो अपनी कोडिंग प्रोडक्ट में बिजी था, अचानक अन्ना की ओर देखने लगा। उसकी गहरी आंखों में कुछ हैरानी की झलक रही थी। अन्ना ने टेबल पर अपनी उंगलियों हल्के से दबाई। उसकी नज़र किताब पर पड़ी। फोटो पर हल्की सी समाइल आई। क्लास एफ है ना? ये तो मेरी सोच से कम बोरिंग लग रही है। इसी बीच प्रिंसिपल ऑफिस में सत्येंद्र ने 2 लोगों को अंदर बुलाया। मिस्टर अरविंद, मिस्टर शेखावत आ गए हैं।
एक लंबा और फिट था, अंदर आया। उसने बेज कलर की पैंट और वाइट कलर की मैचिंग वेटकोट पहना हुआ था। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल एक शाही लुक दे रही थी। दूसरा एक डार्क सूट में था, गंभीर लेकिन उतना ही आकर्षक। मिस्टर यार्डली, प्रिंसिपल तुरंत खड़ा हो गया और आदरपूर्वक हाथ मिलाया। प्रिंसिपल संजीव हल्के से मुस्कुराए और अपनी उंगलियां चटकाई। उसके पीछे खड़ा उसका नौकर समझ गया और बाहर चला गया। प्लीज बैठिए। प्रिंसिपल बैठते हुए बोले, मिस्टर यार्डली, आपने कई बार मेरे पिता से पोलारिस एकेडमी में एक शीर्ष इंस्टीट्यूट बनाने की बात की है ना? अरविंद ने सिर हिलाया। हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए। स्कूल बोर्ड कुछ रकम इकट्ठा कर सकता है, लेकिन इसकी स्केल और प्रोजेक्ट इसके लिए बड़ा खर्चा बनाते हैं। प्रिंसिपल ने सोफे से उंगलियां थपाई, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्लास के एंड में घंटी बजी और झगड़ा वही रुक गया। टीचर ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वंदना का चेहरा सूजा हुआ था। एक बॉक्सर के बेटे से लड़ना कोई मजाक नहीं था। हालांकि स्कूल की फाइट का अपना एक अनलिखित रूल था, बस फ्रस्ट्रेशन निकालो और ख़त्म करो। और हाँ, हर किसी को लड़ाई में से पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी सोच लेना पड़ता था। लुकास, जो अब तक शांत बैठा था, अचानक नर्वस हो गया। उसकी स्क्रीन पर कुछ एरर आ गया। अन्ना ने बस एक निगाह डाली, बिल्कुल बेफिक्री से कहा, लाइन 340 पर कोड में ट्रांसमीटर एरर है। लुकास का कर्सर सीधा लाइन 340 पर गया। उसने पूरा चेक किया और फिर खुशी से आंखें चमका दी। थैंक यू। वह अन्ना का आभारी था। फिर से कोडिंग लगा गया, लेकिन पूरी क्लास इस चीज़ से हैरानी से देख रही थी। लुकास आमतौर पर किसी एक शब्द भी नहीं बोलता था। उसे थैंक यू सुनना तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अन्ना ने हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा, वेलकम। क्लास एफ के छात्र अचंभित थे। क्या अन्ना वाकई बदल गई है? अरे अन्ना, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? एक लड़की ने अपने बाहें क्रॉस करके खड़ी थी। उसकी आंखों में उत्साह का भाव था। वह लंबी और दुबली थी। रायगढ़ अकादमी की वर्दी में भी उसका शानदार फिगर अचूक था। अन्ना ने उसकी तरफ नज़र उठाई। क्या? मैंने सुना तुम्हारे साथ धोखा हुआ, क्या यह सच है या फिर अफवाह? लड़की ने हंसते हुए पूछा। फिर अन्ना को सिर से पैर तक देखा। उसका इशारा साफ था। इससे ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता था। बिना किसी सबूत के बेसा बातें करना सबसे अच्छी नहीं है। बेशर्मों से बात करने से जहाज डूब जाते हैं। लड़की का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह से की बात कर रही हो? उसके बोलने से पहले ही अन्ना अविश्वास गति से आगे बढ़ी और अपना हाथ टेबल पर टिका दिया। उसकी ताकत के कारण लड़की का पूरा शरीर नीचे की ओर झुक गया। चूंकि किसी ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया, इसलिए मैं तुम्हें सम्मान करना सिखाने दे। अन्ना का ऊपरी शरीर बिल्कुल नहीं हिला। उसने केवल अपने पैरों की ताकत का इस्तेमाल किया। क्लास एफ में हर कोई हक्का बक्का रह गया, यहाँ तक कि सोनू भी चौंक गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सोनू हमेशा अन्ना को अनदेखा करता था, जो क्लास एफ में सबसे पीछे रहती थी। अब उसे लगा कि उसे फिर से देखने की ज़रूरत है। अन्ना, मुझे जाने दो, लड़की गुस्से से चिल्लाई। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह अपनी पतली कमज़ोर टांगों को जरा भी नहीं हिला पाई। लड़की की सहेलियाँ कुछ करना चाहती थी, लेकिन वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनमें से एक ने स्टूल उठाया और अन्ना पर फेंक दिया। कुतिया! इससे पहले कि स्टूल अन्ना को लगे, वह तेजी से आगे बढ़ी और लड़की को लात मार दी, जो पहले टेबल पर उसके पैर के नीचे दबी हुई थी। स्टूल जबरदस्त बल से आगे बढ़ा और लड़की पर जा गिरा। आउच! लड़की दर्द से चिल्लाई। हर कोई शॉक्ड रह गया, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें अन्ना पर टिकी थी, जैसे कि वो उसे पहली बार देख रही हूँ। लड़की ने जैसे उसकी इतनी तीव्रता से देखा कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे पूरी तरह से खा जाना चाहती हो। अब बाकी था इन सब पर अपना कंट्रोल बनाने का। अन्ना की नज़र क्लास एफ के हर छात्र पर पड़ी। हालांकि इस समय अन्ना की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
लेकिन उसकी अलौकिक क्षमताओं की बदौलत उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसके अलावा उसके दोनों पैरों में 10 किलोग्राम का सैंड बैग बंधा हुआ था। नतीजतन इसका हर कदम उसके वास्तविक शरीर के वजन से कहीं ज़्यादा भारी था। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका कद जो औसत महिला से ज़्यादा लंबा था, उस समय असाधारण रूप से प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। चूँकि हम सहपाठी हैं, इसलिए मैं वास्तव में अपने किसी भी छात्र को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। हालांकि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो यह सिर्फ थोड़ी सी मेहनत नहीं होगी। वह पोलारिस अकेडमी के नियमों को अच्छी तरह से वाकिफ थी। इस स्कूल में लगभग सभी छात्र शक्तिशाली परिवारों से आते थे। स्कूल के भीतर एक अलिखित नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार या बड़े लोग कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर कोई अपने परिवार को स्कूल के मामलों में शामिल करता है तो उसे सभी द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा, भले ही वह बाद में वे उच्च पद पर हो, लेकिन स्कूल के भीतर उनके रिश्ते टूट जाएंगे। या किसी का भविष्य पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता था। अन्ना का बढ़ता प्रभाव। अन्ना जानती थी कि अगर वह लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करती तो उसके परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लड़की ने नाराजगी से अन्ना को घूरा, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि लूसीफर की एक नज़र ने वही रोक दिया। अन्ना लूसीफर की तरफ देखा। वह क्लास ऑफ का लीडर था। उसकी यादों के अनुसार लूसीफर अपने असाधारण मार्शल कौशल के कारण स्वाभाविक रूप से क्लास एफ का प्रमुख बन गया था। हालांकि उसकी एक अजीबोगरीब आदत थी। वह विशेष रूप से किसी को भी उसके सामने बचकानी हरकतें देखना पसंद नहीं करता था। उसके सामने झूठे नाटक करने वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लूसीफर ने लड़की को देखने के बाद बस एक नज़र डाली और शांत स्वर में सिर हिलाया। अन्ना ने उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी देखी। उसकी आंखें मिली। अन्ना ने लूसीफर को एक विनम्र लेकिन दूर की मुस्कान दी, फिर मुड़कर क्लास से बाहर चली गई। लूसीफर, लड़की कुछ हद तक नाराज थी। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लूसीफर ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। लड़की ने पलटकर कहा, तुम सोनू से लड़ रहे थे। सोनू लापरवाही से आगे बढ़ा। उसने लूसीफर के कंधों पर हाथ रखा, शरारती मुस्कान के साथ जो अश्लीलता की सीमा पर थी। उसने कहा, हम लड़ नहीं रहे थे, हम एक दूसरे से सीख रहे थे।